हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी डले हुए हैं। टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के, सारे ही एमसीक्यू आप लोगों के लिए डले हुए हैं। प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है, वो भी ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। उसके भी सारे क्वेश्चंस जरूर करके देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, मुझसे पहले करने की कोशिश करना। आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। तो आइए आज का अपना सेशन स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी डैश वेयर एज प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर रिजिड। बताइए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जबकि जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ए डिपेंडेंट होते हैं, या फिर बी फ्लैक्सिबल होते हैं, या फिर सी कॉन्टीजेंट होते हैं, या फिर डी एब्सोल्यूट होते हैं। तो बताइए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेजर मॉडिफाई कर सकता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। तो वो क्या होते हैं? फ्लैक्सिबल होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? फ्लैक्सिबल, बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन? गैंगप्लैंक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल पढ़े हैं। बताइए कौन से प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल में हमने गैंगप्लैंक एक टर्म है इसके बारे में पढ़ा है। तो बताइए कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा गया है ये? ए ऑर्डर में, या फिर बी इनिशिएटिव, या फिर सी इक्विटी, या फिर डी स्केलर चेन। बताइए गैंगप्लैंक किस में पढ़ा था हमने? स्केलर चेन में पढ़ा था हमने गैंगप्लैंक के बारे में। स्केलर चेन में हमने पढ़ा है ना, ये एक फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, तो उसे हम स्केलर चेन कहते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। चेन के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जिसमें हमें टॉप टू बॉटम कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो हमारा स्केलर चेन है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो चैप्टर मैंने पूरा समझा रखा है, चैप्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो हमने स्केलर चेन में ये सब पढ़ा था। हमने स्केलर चेन में गैंगप्लैंक के बारे में भी पढ़ा था कि अगर किसी तरीके की इमरजेंसी हो तो हम डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टर रूट फॉलो कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में, जिससे कि कम्युनिकेशन डिले ना हो। तो वो हमारा गैंगप्लैंक होता है। ये हमने किस में पढ़ा था? स्केलर चेन में पढ़ा था। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया, स्केलर चेन। सेकंड का हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? विच टेक्निक ऑफ टेलर डिफरेंशिएट्स बिटवीन एन एफिशिएंट वर्कर एंड एन इनएफिशिएंट वर्कर। बताइए टेलर की कौन सी टेक्निक है ऐसी जो कि एफिशिएंट वर्कर को इनएफिशिएंट वर्कर से डिफरेंशिएट करती है। ऑप्शंस देखते हैं। क्या है? ए है फटीग स्टडी, या फिर बी है टाइम स्टडी, या फिर सी है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम, या फिर डी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बताइए कौन सी टेक्निक है टेलर की जो कि एफिशिएंट वर्कर को इनएफिशिएंट वर्कर से डिफरेंशिएट करती है? कौन सी टेक्निक है टेलर की? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या होता है इस टेक्निक में? रिवॉर्ड दिया जाता है एफिशिएंट वर्कर को और मोटिवेट करते हैं लेस एफिशिएंट वर्कर को कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से करें, जिससे कि उनको भी रिवॉर्ड मिले। तो वो कौन सी टेक्निक है हमारी? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें एफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट किया जाता है इनएफिशिएंट वर्कर से। थर्ड का है हमारा सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। रीड करते हैं असर्शन क्या है हमारा। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजमेंट टू कम आउट विद द मेथड दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज। मैनेजरियल प्रिंसिपल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं कि ऐसा मेथड लेकर आएँ जिससे कि वेस्टेज कम होने में हेल्प हो। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। मैनेजरियल प्रिंसिपल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं ऐसे मेथड के साथ आया जाए जिससे कि वेस्टेज रिड्यूस करने में हेल्प हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। क्या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए जा सकते? ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या करे जा सकते हैं?
मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो हमारा रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमने क्या देखा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ए वाले में। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा ए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखते हैं कॉलम 1 एंड 2 में क्या है। कॉलम 1 में पहला है हमारा इंस्पेक्टर। क्या होता है इंस्पेक्टर, रोल ऑफ फॉरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज में हमने ये पढ़ा था। इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करता है। तो इसका क्या हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। और गैंग बॉस कौन होता है, गैंग बॉस होता है जो कि मशीन्स एंड टूल्स को रेडी रखता है वर्कर्स के ऑपरेशन के लिए। तो इसका हो गया थर्ड वाला, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स। और स्पीड बॉस क्या होता है, जो कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब देखता है। कौन होता है स्पीड बॉस, जो कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब देखता है, तो हम उसे स्पीड बॉस बोलते हैं। तो थर्ड का हो गया ये फर्स्ट वाला। और फोर्थ क्या है हमारा, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या होता है, जो इंश्योर करता है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मशीन्स एंड टूल्स की। तो रिपेयर बॉस क्या हो गया, ये हमारा सेकंड वाला हो गया, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट का क्या हो गया हमारा, ये फोर्थ वाला हो गया, सेकंड का क्या हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, और थर्ड का क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, और फोर्थ का क्या हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो आइए अपने इन ऑप्शंस में इसे सर्च करते हैं, कहाँ है। फर्स्ट का है फोर्थ वाला, देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। फर्स्ट पे फोर्थ एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो इन्हीं दो में से आपका कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो हम आगे देखते हैं सेकंड का क्या है। सेकंड का है ये थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड वाला मुझे यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो सेकंड का सेकंड है, तो डी वाला तो नहीं है। आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा। लेकिन मैं आगे के बाकी भी चेक कर लेती हूँ। थर्ड का कौन सा था हमारा, फर्स्ट वाला। थर्ड का है फर्स्ट वाला। फोर्थ का कौन सा था, ये सेकंड वाला। फोर्थ का ये सेकंड वाला। तो यानी कि हमारा फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, ये ए हो गया। तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा सिक्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं, क्या है असर्शन, मेथड स्टडी मेक द यूज ऑफ मेनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मेथड स्टडी बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। मेथड स्टडी में बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो असर्शन तो हो गया ट्रू। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। क्या मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज यानी कि कम किया जाए और क्वालिटी को बढ़ाया जाए, और जिससे कि लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़े। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ जी ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ऐसा मेथड यूज़ किया जाए जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज यानी कि कम हो जाए और क्वालिटी मैक्सिमाइज यानी कि बढ़ जाए, जिससे कि लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़े। तो रीज़न क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। हमने देखा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ही ट्रू होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्या देखते हैं हम, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा, क्या असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। आइए देखते हैं। असर्शन बता रहा है कि मेथड स्टडी में बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्यों किया जाता है बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेथड स्टडी में, क्या इस क्यों का आंसर रीजन में मिलेगा। रीजन बता रहा है कि मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, क्वालिटी और लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। क्या इस रीजन में हमारे असर्शन के क्यों का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। असर्शन कह रहा है कि मेथड स्टडी बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि मेथड स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होनी चाहिए, क्वालिटी और लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इसीलिए मेथड स्टडी क्या करता है, बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमारे रीजन में हमारे असर्शन के क्यों का आंसर मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो हमने देखा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और रीजन क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये वाला सी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सिक्स्थ का आंसर हो गया हमारा सी।
सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी रीड करते हैं क्या है असर्शन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं वो मैनेजर की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, वो मैनेजर के एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज से फॉर्म होते हैं। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? The applicability of management principles does not depend on the situation at a particular point of time. क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते टाइम सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। नहीं तो हम अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्या कर लेते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो रीज़न क्या है हमारा? फॉल्स है। हमने क्या देखा? असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीज़न क्या है हमारा? फॉल्स है। ऐसा कहाँ दिख रहा है हमें? ए वाले में दिख रहा है ना, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो सेवेंथ का हो गया ए। अब 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं क्या है? अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में इंडिविजुअलिज्म की जगह कॉपरेशन होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हमने एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसमें टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तो असर्शन तो क्या है हमारा? ट्रू है। और रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, और उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। क्या हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, और मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को मिल करके अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनको मिलजुल कर अच्छे से काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो रीज़न भी क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। हमने देखा असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। ठीक है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो देखते हैं कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है, आइए देखते हैं। असर्शन किसकी बात कर रहा है? असर्शन बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की, और रीजन बात कर रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की। दोनों ही अलग अलग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। असर्शन और रीजन दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही अलग अलग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका आंसर हो गया डी। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 9th क्वेश्चन। डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड इफ मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स आफ्टर द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। बताइए यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हो रहा है? अगर मैनेजमेंट अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है, वर्कर्स की वेजेस को नहीं बढ़ाती है मिशन अकम्प्लिश होने के बाद भी, तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हो रहा है? ए ऑर्डर, या फिर बी इक्विटी, या फिर सी डिसिप्लिन, या फिर डी इनिशिएटिव। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे हो रहा है? हमने पढ़ा है ना डिसिप्लिन में, अगर मैनेजमेंट या वर्कर अपना कोई कमिटमेंट करता है, अपना कोई प्रॉमिस करता है और उसे फुलफिल नहीं करता है, तो डिसिप्लिन क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो प्रॉमिस था वेजेस को बढ़ाने का मिशन अकम्प्लीश होने के बाद, उस प्रॉमिस को मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर रही है, तो वो क्या कर रही है? डिसिप्लिन वायलेट कर रही है। तो 9th का आंसर हो गया हमारा सी।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हेड एंड वन प्लान एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। क्या यूनिटी ऑफ कमांड का ऑब्जेक्टिव वन हेड एंड वन प्लान होता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यूनिटी ऑफ कमांड का तो ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ये तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ऑब्जेक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। असर्शन तो हो गया हमारा फॉल्स। आइए देखते हैं रीजन क्या है हमारा इसका। एज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन इज अवॉइडेड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड, देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा है देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होगा। तो इससे क्या होता है? डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड हो जाती है यूनिटी ऑफ कमांड से, जिससे कि किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होती है रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू हमारी डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड हो जाती है, जिससे कि किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रह पाती टास्क को लेकर के। तो रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हमने देखा असर्शन फॉल्स और रीजन क्या है हमारा? ट्रू है। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? बी वाला जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 10th का हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? फटीग स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स। क्या फटीग स्टडी इंपॉर्टेंट है वर्कर्स की एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि वर्कर्स कॉन्टिन्यूस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम करते करते टायर्ड फील करने लग जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा इंटरवल चाहिए होता है अपने लॉस स्टैमिना को रीगेन करने के लिए। तो असर्शन क्या है हमारा? ट्रू है। उन्हें रेस्ट इंटरवल काम करने के बीच में चाहिए होता है। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? द रेस्ट इंटरवल विल इनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस स्टैमिना। क्या रेस्ट इंटरवल से वर्कर्स का लॉस्ट स्टैमिना रिगेन हो जाता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अगर वर्कर्स रेस्ट ले लेते हैं तो उससे उनके जो लॉस्ट स्टैमिना है वो दोबारा से रिगेन हो जाता है, जिससे कि वो फुल कैपेसिटी के साथ दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रीज़न क्या है हमारा? ट्रू है। हमने देखा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं। जब दोनों ही ट्रू होते हैं तो हम उसके बाद क्या देखते हैं कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है। क्या असर्शन रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है? आइए देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि फटीग स्टडी इंपॉर्टेंट है वर्कर्स की एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है फटीग स्टडी? क्या रीजन में क्यों का आंसर मिलेगा? आइए देखते हैं रीजन में क्यों का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है फटीग स्टडी? क्योंकि रेस्ट इंटरवल से वर्कर्स को हेल्प होती है कि उनका लॉस स्टैमिना फिर से रिगेन हो जाता है और फिर वो फुल कैपेसिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन में यही तो दे रखा है कि रेस्ट इंटरवल से क्या होता है? वर्कर्स का लॉस स्टैमिना फिर से रीगेन हो जाता है और वो काम करने लग जाते हैं फुल कैपेसिटी के साथ। तो क्या देखा हमने? असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 12th क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है आपने। आइए देखते हैं कॉलम 1 एंड 2 में क्या है। पहला है हमारा बिहेवियरल। तो बिहेवियरल में क्या होता है हमारा? एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है? बिहेवियरल का क्या एम होता है? ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो फर्स्ट का तो हो गया हमारा ये, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्सिबल। क्या होगा फ्लैक्सिबल में? नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन। फ्लैक्सिबल का मतलब होता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना। तो यहाँ पे यही तो दे रखा है ये थर्ड वाले में, नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, फिक्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लैक्सिबल का हो गया ये थर्ड वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में क्या होगा हमारा? ये फोर्थ वाला, डायरेक्ट बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस। डायरेक्ट है लेकिन रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कॉलम 1 में आपको क्या दे रखा है?
नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दे रखे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, और कॉलम 2 में उनके मीनिंग दे रखे हैं। तो उस तरीके से आपको मैच करना है। तो जनरल गाइडलाइन हमने पढ़ा है ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन देता है, पूरी तरीके से रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है। तो थर्ड का हो गया ये फोर्थ वाला। और फोर्थ का क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो फोर्थ का हो गया ये फर्स्ट वाला। अब हम अपने ऑप्शंस में आंसर ढूंढ लेते हैं, कौन सा जाएगा आंसर। देखिए बिहेवियरल का हो गया ये सेकंड वाला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पे आना चाहिए सेकंड। कहाँ दिख रहा है मुझे? सी वाले में दिख रहा है और डी वाले में दिख रहा है। इन्हीं दो में से मेरा आंसर होगा। और फ्लेक्सिबल में आना चाहिए ये थर्ड वाला, यानी कि सेकंड का होना चाहिए थर्ड वाला। ये दिख रहा है ना मुझे सेकंड का थर्ड वाला। और थर्ड का क्या होना चाहिए? फोर्थ वाला। थर्ड का फोर्थ वाला, ये रहा थर्ड का फोर्थ वाला। और फोर्थ का क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला होना चाहिए। फोर्थ का क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा 12th का? ये सी वाला आंसर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि हम किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।